हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग बायनोमियल थ्योरम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने शुरू कर रहे हैं। देखिए, अब बायनोमियल थ्योरम का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, वो क्या बोल रहा है, देखिए आपको क्या बोल रहा है। फाइंड द सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट्स फाइंड द सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपांशन odd coefficients in the expansion find the sum of odd coefficient in the expansion of 1 plus x raised to 100 1 plus x raised to 100। ठीक है, तो वन प्लस एक्स रेस टू 100। ओके, तो अब इसको देखो, सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ आपको निकालने, ऑड कोएफिशिएंट निकालने। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंशन है ना, ये एक्सपेंशन हमारा हो गया 1 प्लस एक्स रेस टू एन वाला एक्सपेंशन हो गया, करेक्ट। अब आपको सम ऑफ द ऑड कोएफिशिएंट निकालना है ना, तो सम ऑफ द ऑड कोएफिशिएंट्स कैसे निकालोगे आप? तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया था ना, सम ऑफ द ऑड कोएफिशिएंट्स कैसे होते हैं, 2 रेस टू एन माइनस 1। तो बस हमारा आंसर आ गया 2 रेस टू 100 माइनस 1, यानी 2 रेस टू 99। अगर वो सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट बोलता तो सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट यानी 2 रेस टू एन ना, हमारा 2 रेस टू एन था ना सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स, ऑल का 2 रेस टू एन था। ये डिफरेंस निकालने के बाद अल्टरनेट प्लस माइनस, ये था इवन नंबर के लिए टर्म्स और ये ऑड नंबर्स के लिए। तो सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट पूछता तो क्या है, 2 रेस टू 99 प्लस 2 रेस टू 99 या 2 रेस टू एन लिखो इसको, इसका आंसर जो होगा 2 रेस टू 100 हो जाएगा, करेक्ट। बस इस तरीके से इसको आप कर सकते हो ना। और जब सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट बोला होगा ना, तो इसका ट्रिक बता दो, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स, ऑड नहीं बोल रहा, सम ऑफ ऑल। तो क्या करना है, यहाँ पे एक्स जो है ना, एक्स का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 2 रेस टू 100 आपका आंसर मिल जाएगा। बस इस तरीके से इसको आप कर सकते हो। ओके, अब देखो क्वेश्चन आपको पूछा है कि यहाँ पे लिखा है 2x माइनस 3y प्लस 1 रेस टू 250। पूछ रहा है कि आपको सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट पूछ रहा है। अब देखो, इसके करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ पे ऑल कोएफिशिएंट जब पूछता है ना, तब 1 डाल दो, x इज इक्वल टू 1 डाल दो, y इज इक्वल टू 1 डाल दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 होगा। अगर क्वेश्चन पूछता कि 2x प्लस 3y प्लस 1 रेस टू 250, इसका सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट क्या होता, 6 रेस टू 250 हो जाता ना फिर वो। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, वो क्या है देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन होगा x प्लस ए रेस टू एन, तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, मैंने आपको प्रूव किया था सुबह की वीडियो में, n प्लस 1 ही होता है। और x माइनस ए रेस टू एन, इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें, n माइनस 1 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, n सॉरी इसके भी n प्लस हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे माइनस से यहाँ पे प्लस है। ओके, उसमें कुछ चेंज नहीं होता। अगर अगर मान के चलो इन दोनों के लिए, यानी x प्लस ए और x माइनस ए के लिए, अगर n ऑड होता, और मान के चलो आप क्या कर रहे हो, x प्लस ए रेस टू एन प्लस और माइनस कुछ भी करो, x माइनस ए रेस टू एन, इनमें अगर हम लोग n को ऑड ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स इनमें एडिशन करने के बाद या सब्ट्रैक्शन करने के बाद कितना होगा इन दोनों एक्सप्रेशन में, वो हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2। देखो इसका मतलब क्या होता है, समझाता हूँ मैं आपको। देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने n और ले लिया 9 ले लिया, ओके, तो
तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+1 होंगे, तो इसका मतलब 10 होगा, और इसके नंबर ऑफ टर्म्स n+1 10 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तो बीच में प्लस आ रहा है ना, सभी प्लस होंगे, तो सभी प्लस के 10 टर्म्स प्लस होंगे, और इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस होंगे, यानी 5 प्लस होंगे और 5 माइनस होंगे इसमें। तो इसमें से 5 प्लस टर्म और इसमें से 5 माइनस टर्म एक दूसरे को काट देंगे। अब यहाँ के 5 प्लस टर्म और यहाँ के 5 प्लस टर्म ऐड होके 5 ही टर्म रहेगी, 5 ही टर्म रहेगी ना फिर। तो देखो n का मैंने 9 लिया था, 9+1/2, 10/2 यानी 5 ही आएगा आंसर। तो और हो तो ऐसा करेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा बी कॉशियस, अगर n इवन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, x+a⁴n पहले प्लस करो, इसका माइनस का रिजल्ट अलग होता है। अगर n इवन होगा तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे प्लस करने के बाद, n अगर इवन होगा तो प्लस करने के बाद इसके नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, इसके नंबर ऑफ टर्म जो होंगे वो होंगे n/2, और एक एक्स्ट्रा होता है वो 1 होता है। अब कैसे इसको देखेंगे, देखो अब मान के चलो n को मैंने 4 ले लिया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 5 होंगे। तो यहाँ पे 5 के 5 टर्म क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, 5 के 5 टर्म यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे भी 5 टर्म आएंगे लेकिन अल्टरनेट प्लस माइनस होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में से 4 टर्म निकालेंगे, तो यहाँ पे 4 टर्म प्लस है, सॉरी, अब देखो यहाँ पे 5 टर्म मिलेंगे ना आपको, n का वैल्यू मैंने 4 बोला था आपको, तो यहाँ पे आपको 5 टर्म मिलेंगे। तो 5 में से क्या करेंगे, 4 टर्म को अलग निकालेंगे, तो उसमें से 2 टर्म प्लस होंगे और 2 माइनस होंगे। यहाँ पे भी 5 टर्म है तो 5 के 5 प्लस है, लेकिन इसमें भी 4 टर्म ले लेते हैं, तो 4 टर्म यहाँ पे प्लस है, +2 ऐसे है, और एक टर्म एक्स्ट्रा है +1 का, और यहाँ पे एक टर्म 5th वाला टर्म एक्स्ट्रा है, करेक्ट, 5th वाला टर्म एक्स्ट्रा है। तो मुझको बताओ, ये -2 टर्म और ये +2 टर्म कट गया। अब ये 2 टर्म और 2 टर्म, इससे 2 टर्म और 2 टर्म ऐड होके 2 ही टर्म रहेगा, ये और ये ऐड होके एक टर्म आएगा। तो इसका मतलब टोटल टर्म कितने होंगे, देखो +2 ऐड होके, यानी इसके 2 टर्म और इसके 2 टर्म ऐड होके आपको 2 आंसर आएगा, और इसके ये वाला टर्म और ये वाला लास्ट का टर्म ऐड होके एक आंसर आएगा। तो इसका मतलब टोटल 3 टर्म्स आएंगे। तो देखो मैंने कितना लिया था, 4 लिया था ना n, तो 4/2, 2 + 1 3 टर्म्स आएंगे। अरे बस नहीं, तो फॉर्मूला याद रखना, भूलना मत इसको। अगर n इवन होगा, हाँ, लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो इनके बीच में सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो वो जो एक्स्ट्रा टर्म था ना लास्ट का, जो ऑड वाला था, वो तो कट जाएगा अब। तो इसका मतलब इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा ना, तो 1 ऐड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर ऑफ टर्म जो होगा ना वो होगा n/2 होगा। इसमें कितना होगा, n/2। बस यही तो पार्ट आसान था इसका। ओके, अब देखो इसका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लेते, देखो 2x + 3y raised to 105 प्लस 2x - 3y raised to 105। अब ये नंबर क्या है, ऑड है, तो ऑड होंगे तो प्लस करो या माइनस करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, n+1/2 यानी 105 + 1/2 यानी कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा, बराबर 103 आ जाएगा, सॉरी 53 आ जाएगा, डिवाइड 2 करने के बाद 53 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज 53। इस तरीके के आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर मान के चलो एग्जाम्पल है, √x + √y raised to 100 प्लस √x - √y raised to 100। अब यहाँ पे नंबर इवन आ रहा है और प्लस हो रहा है, इवन आ रहा है और प्लस हो रहा है, इसका मतलब n/2 + 1 यानी 100/2, 50 + 1 यानी 51 हो जाएगा इसका आंसर। अगर माइनस होता तो सिर्फ n/2 यानी 50 टर्म्स होते सिर्फ उसमें। अरे बस में इसमें सिर्फ 50 टर्म्स हो जाते, करेक्ट। अब चलो इसका और कुछ आगे वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, 7c0 + 7c1 + 7c1 + 7c2 + 7c2 + 7c3 + 7c6 7c7। ओके, इसका आंसर वो पूछ रहे हैं। अब देखो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये क्या होगा, देखो ये हाँ ठीक है, इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं,
इसको सॉल्व करेंगे, फिर सॉरी ये 7C1 था, इसको सॉल्व करेंगे, ओके, और इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे क्या कट गया 766, इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो इसको क्वेश्चन पूछ रहा था आपको, तो ये ऊपर वाला 8C1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8C2, सॉरी ये बीच में प्लस आएगा ना, ये हो जाएगा 8C3, ये हो जाएगा 8C7, बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें टर्म को एडजस्ट कर लेते हैं, वो टर्म यहाँ पे दी नहीं है। आई कैन एडजस्ट 8C8 और 8C0। अब 8C8 और 8C0 का आंसर वो नहीं होता ना, सेम ही होता है, इक्वल होता है ना उनका आंसर। अब देखो इसका मतलब ये क्या बन गया ना, ये बन गया 2n का समेशन बन गया, 2n यानी 2:8 का समेशन। लेकिन ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मैंने एडजस्ट कर दिया, इसकी वजह से -1 और -1 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका आंसर 1 होता है ना, -1 -1 करना पड़ेगा, इसका आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ओके। नाउ आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। देखो अब आगे वाला क्वेश्चन क्या है, इन द एक्सपांशन of 1 plus x raised to 43, coefficients of 2r plus 1, coefficients of 2r plus 1th term and r plus 2th term are equal, then what is the value of r? ये दोनों टर्म इक्वल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर पूछ रहा है। तो यानी वो क्या बोल रहा है कि टी 2r+1 इक्वल है टी 2r+2, r+2 यानी r+1+1 है ना, इसको इक्वल होने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब और एक्सपेंशन हमारे क्या है 1 + x⁻43 है ना, तो इसका कोएफिशिएंट जो होगा ना वो nth टर्म का कोएफिशिएंट होता है ना अपना, वो क्या होता है, कोएफिशिएंट जो होगा ना वो NCR यानी 43C2R, और यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 43CR+1, और ये x की जगह पर x का कोएफिशिएंट x⁻2R यानी 1:2R और 1:R+1, बस इसको इक्वल कर दो। और हमको फॉर्मूला मालूम है ना, ये होगा n-r और ये होगा n। गेटिंग दिस आइडिया क्लियर? ये दोनों भी कोएफिशिएंट्स इक्वल है। सॉरी, इसको अब मैं अलग तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको पार्ट समझ में आ गया, ओके। ठीक है, वो इसी से करो आप। देखो n-r होगा, ये n होगा। अगर इन दोनों का एडिशन करूंगा n + n-r, यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो 2 मिनट, रिजल्ट में आपको बता देता हूँ कैसे करना है इसको। हमारे पास फॉर्मूला है NCR = n-r, ओके। NCR यहाँ पे होना चाहिए, करेक्ट। यहाँ पे R होना चाहिए ना, वो R होना चाहिए। इन दोनों को ऐड कर दो तो R + n-r, r कट गया तो आंसर कितना होगा, n होगा ना। तो इसका मतलब 2r + r+1 = 43, तो इससे r निकल के आ जाएगा 14। सॉरी बात, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते, देखो क्वेश्चन क्या है। देखो अगर x + y⁻n होगा ना, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n + 1,
नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+1। अगर ट्राइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल यानी अलग अलग कोएफिशिएंट्स आते हैं ऐसे, उसके नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं ना, उसके नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं, ट्राइनोमियल के नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं वो होता है n+1 इंटू n+2/2। ये ट्राइनोमियल के केस में ऐसे इसको करना पड़ता है, करेक्ट। अगर मान के चलो 2x + y - z⁻n है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, n+1 यानी 10 इंटू n+2 यानी 11 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, लेकिन ये ट्राइनोमियल का और नॉर्मल एग्जांपल को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा आपको। देखो 1 - 2x + x², इज दिस अ ट्राइनोमियल? नहीं, ये ट्राइनोमियल नहीं है। ट्राइनोमियल यानी x y z वहाँ पे आएगा आपका। एक्चुअली ये असल में 1 - x का ब्रैकेट स्क्वायर है, तो रेस्ट टू पावर 9 हो जाएगा, तो 1 - x रेस्ट टू पावर 18 हो जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, n+1 होगा, तो इसका मतलब कितने आएंगे नंबर ऑफ टर्म्स, 19 आएंगे। कितने आएंगे, 19 टर्म्स आएंगे। ओके। अब देखो बायनोमियल एक्सपेंशन में होता है ना, वो मिडिल टर्म होता है, उसको भी पढ़ना आपको बहुत जरूरी होता है। मिडिल टर्म क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब, मिडिल टर्म। अब अगर देखिए बायनोमियल एक्सपेंशन होगा तो उसमें एक दो चीजें होती है, x + a⁻n होगा, तो याद रखना इसमें अगर n ऑड होगा, अगर n ऑड होगा तो उसके जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो इवन होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो इवन होते हैं। कैसे, नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं ना, यानी अगर यहाँ पे 9 बोल दो, 9+1 कितना होगा, 10, तो इवन आ गया ना। क्या n इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आ जाएंगे, ऑड आ जाएंगे ना फिर नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। अब देखो, तो आपको मिडिल टर्म पूछता है एक्सपेंशन का, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या होता है ना, अगर n ऑड होगा तो उस एक्सपेंशन के लिए दो मिडिल टर्म्स आएंगे, दो मिडिल टर्म्स आएंगे। और वो मिडिल टर्म्स कौन से होंगे उसको याद रखना, n+1/2 एंड n+3/2 मिडिल टर्म होगा। ऐसे दो मिडिल टर्म होंगे। और अगर n इवन होगा तो उसका जो मिडिल टर्म होगा ना वो होगा n/2 + 1th मिडिल टर्म होगा। ये याद रखना, इसको भूलना मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आर देयर। क्वेश्चन के फॉर्मेट हम लोग समझते हैं इसको। देखो 3√x - 4/√x रेस्ट टू 105 आपको दे दिया, तो बोल रहा है कि इसका मिडिल टर्म निकालो, इसका मिडिल टर्म निकालो। तो इसका मिडिल टर्म कैसे निकालोगे आप, इसका जो मिडिल टर्म आप निकालोगे वो हो जाएगा, अगर n ऑड होगा तो दो मिडिल टर्म होंगे, n+1/2 और n+3/2। तो n+1/2 एंड n+3/2 यानी ये आ जाएगा 53 एंड 54 आ जाएंगे, करेक्ट। तो ये मिडिल टर्म है इस एक्सप्रेशन के। अगर एक्सपेंशन ऐसे होगा, x² + 1/x⁻³ होगा, रेस्ट टू पावर 26 हो जाएगा, तो इसका मतलब 26 डिवाइड बाई 2 + 1 = कितना होगा, 14th टर्म मिडिल होगा, 14th टर्म मिडिल होगा। ओके, मिडिल टर्म 14th होगा ना। अगर क्वेश्चन मान लो ऐसे दे दिया आपको, x² + 1/x² रेस्ट टू 15 और पूछ रहा है सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट का सम क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब पहले देखो 15 क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब क्या होगा, इसके मिडिल टर्म जो होंगे ना n+1 यानी 15 + 1/2 यानी 8 और 9 आएंगे। मिडिल टर्म क्या होंगे, 8 एंड 9, तो मिडिल टर्म आ गए, करेक्ट। अब वो मिडिल टर्म 8 और 9 थे, सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछ रहे, तो कोएफिशिएंट कहाँ से निकलते हैं हम लोग, वो TR+1 से निकलते हैं ना। तो TR+1 का मतलब क्या होता है, अगर टर्म 8 थे, तो वो 7+1 हो जाएगा, और टर्म 9 थे तो इसका समेशन करना पड़ेगा ना आपको, प्लस टर्म 9 थे तो इसका मतलब T 8+1 करना पड़ेगा। अब इसका क्या होगा, NCR,
n कितना है 15, 15C7 प्लस 15C8, करेक्ट। तो उसका जो फाइनल आंसर होगा वो 16C8 होगा। कितना होगा? 16C8 हो जाएगा। इसको याद रखना, भूलना मत, 16C8 होगा। ओके, 16C8 होगा, इसको भूलना मत। नाउ आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। देखो, अगर आपको कुछ क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे पूछ रहा है कि x प्लस ए रेस टू एन अगर पावर है, इसका mth टर्म निकालना है फ्रॉम लास्ट, mth टर्म फ्रॉम लास्ट वो पूछ रहा है, mth टर्म फ्रॉम लास्ट वो पूछ रहा है। तो देखो, ये जो होता है ना टर्म t इज इक्वल r+1 NCR x रेस टू n माइनस r और a रेस टू r होते हैं ना, ये स्टार्ट से होता है। ये जो टर्म होता है वो स्टार्टिंग से होता है, लास्ट से नहीं होता। वो क्या पूछ रहा है? mth टर्म फ्रॉम लास्ट। मेरे को कंसेप्ट समझो। तो कंसेप्ट देखो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है मेरे पास, ऐसे 9 पॉइंट्स है। मैंने बोला लास्ट से थर्ड होगा, यानी यहाँ से ये टर्म थर्ड होगा, लेकिन लास्ट से कितना होगा? आप बोलोगे सर लास्ट से 9 - 3 6 होगा। नहीं, एक भूल रहे हो आप, 6 में एक ऐड करना पड़ेगा। कैसे? देखो, लास्ट से ऐसे काउंट नहीं किया जाता, उसको ऐसे काउंट किया जाता है 1 2 3 4 5 6 और 7। स्टार्ट से थर्ड टर्म, लेकिन लास्ट से 7th टर्म आता है, 7th टर्म आता है ना। यानी जिस टर्म को पूछ रहा है ना, अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है और लास्ट से आपको mth टर्म पूछ रहा है, तो उसमें +1 ऐड कर दो, तो एक्चुअली लास्ट वो 7 टर्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 9 होगा n, m होगा 3 और +1 ऐड कर दो, 7th टर्म आपको मिल जाएगा, बराबर। तो ये फॉर्मूला भूलना मत, याद रखना इसको। देखो, अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि √x माइनस √y रेस्ट टू पावर 17, तो पूछ रहा है 14th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो n कितना? देखो, फॉर्मूला n माइनस m+1 है ना, तो n कितना है 17 और कितना टर्म लास्ट से पूछ रहा है 14th, तो -14th है ना। ओके, और एक चीज बच गई हमको। अच्छा, एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते हैं ना, वो सॉरी एक ऐड करना भूल गया। टोटल अगर n 9 होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 हो जाएंगे, तो इसका मतलब n - m+2 हो जाएगा ना वो, ठीक, बराबर। m+2 हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट, 2 हो जाएगा। तो प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर आएगा आपका? 5 आ जाएगा, करेक्ट। और इसका कोएफिशिएंट अगर आप पूछ रहा है कोएफिशिएंट, तो इस 5 का मतलब 4 + 1, तो 17C4 हो जाएगा। और √x का 13, √y का 4, इसका मतलब 17C4 x⁻13/2 y⁻2, ये वाला वो टर्म हो जाएगा। उसको बाद में हम लोग x का कोएफिशिएंट वगैरह डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब एक चीज होती है, वो होता है कंसेप्ट ऑफ लार्जेस्ट कोएफिशिएंट। कंसेप्ट ऑफ लार्जेस्ट कोएफिशिएंट। अब जो लार्जेस्ट कोएफिशिएंट जो होता है ना बायनोमियल एक्सपेंशन में, वो मिडिल में होता है। कहाँ पे होता है? मिडिल में। मैं आपको प्रूव करूंगा, लार्जेस्ट कोएफिशिएंट मिडिल में आता है। कैसे? देखो, अगर हमने एक्सपांड किया 1 + x⁻n को एक्सपांड कर लिया ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? NC0। अब x की पावर बढ़ती जाएंगी क्योंकि वो एक ही जगह पर आ रहा है ना, x0 NC1 x⁻1 NC2 x⁻2, ऐसे करते करते जाएंगे NCR x⁻r और NCN x⁻n। देखो, अगर लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे ना, तो देखो ये वाला वैल्यू कोएफिशिएंट का बढ़ते जा रहा है। इसका NC0 का आंसर 1 आता है, NC1 का जो आंसर आता है वो n आएगा, करेक्ट। अब NC2 का आंसर जो होगा वो n × n - 1/2 फैक्टर। तो इसका मतलब, और लेफ्ट से भी जाएंगे ना तो भी
लेफ्ट राइट से आएंगे तब लेफ्ट में वैल्यू बढ़ेगी, और लेफ्ट से जाएंगे तो राइट में वैल्यू बढ़ेगी, यानी मिडल में वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब लार्जेस्ट कोएफिशिएंट कहाँ पे होता है? मिडल में होता है। तो लार्जेस्ट कोएफिशिएंट अगर मिडल में होगा तो हमको मिडल टर्म निकालने का फिर तरीका मालूम है ना, इसका पावर इवन है तो मिडल टर्म कैसे निकालोगे? 24/2 + 1 कितना आएगा? 13 टर्म आएगा लार्जेस्ट कोएफिशिएंट का। तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? T13 यानी T12 + 1। इसका मतलब x का कोएफिशिएंट 1 है तो उसको छोड़ दो तो आ जाएगा 24C12 आ जाएगा, लार्जेस्ट कोएफिशिएंट ये वाला आ जाएगा। अरे बस समझ। So this completes our binomial expansion. It is very very important chapter from India point of view. थोड़ा इसको गो थ्रू कीजिएगा, इसके बाद हम लोग लॉगरिथम चैप्टर आज के हम लोग देखने वाले। थैंक यू सो मच।